वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल एसकेएम स्टडी हुआ फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जुड़ जाइए। बहुत से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, जो कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 कौन सा है आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसको भी आपको हम बताएंगे कि शाप के नियम था वैद्युत परिपथ, ये आपका चैप्टर 5 है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारा यही जो हमारा लक्ष्य है कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, सारे प्रश्न इसी चैप्टर से बनने वाले हैं। तो आपको इस तरीके की वीडियो सिर्फ आपको एसकेएम स्टडी पर मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं, चैनल क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं वो चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको एक बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपको देखो मेरे पेरेंट, आपका जो एग्ज़ाम है भले ही डिले हो रहा है, लेकिन आपका एग्ज़ाम होना तय है। इसलिए आपको रेगुलर पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेगुलर से रेगुलर पढ़ाई करनी है और अच्छी तरीके से अपने को इम्प्रूव करते रहना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और मेरे छात्रों, आपको क्या करना है कि एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। वहाँ पे जा करके आपको क्या करना है कि जो हमारी पीडीएफ्स मिल रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? फ्री ऑफ कास्ट आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, जहाँ से आपको जा करके पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पढ़ने के वाले कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 5 के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए इसमें पहले स्टार्ट करते हैं। हम आपको बहुविकल्पी प्रश्नों से पढ़ाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, ऑप्शन पहले दे दिया है, क्वेश्चन बाद में दे दिया गया है। यह भी एक अजूबा हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा और इसको सॉल्व करके आपको करना होगा। या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से वॉच करना है और जितना हो सके आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, ठीक है। कहाँ तक? लास्ट तक जुड़े रहना है। अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तभी आपको यह वीडियो पूरी ज़्यादा पसंद आने वाली है, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, लास्ट तक जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर करते रहना है, जिससे आपको क्या हो, कोई दिक्कत आगे होने ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको हम बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा प्रश्न है, आपको हम बताते हैं प्रश्न कौन सा है। वैद्युत वाहक बल, ठीक है, वैद्युत वाहक बल ई का एक सेल प्रतिरोध आर के सिरों से जुड़ा है, ठीक है। जो वैद्युत वाहक बल है, इसका ई का एक सेल प्रतिरोध, जो इसका एक सेल का प्रतिरोध है, वो आर के सिरों से जुड़ा है। किसके? प्रतिरोध के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी हो, जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है वो क्या है? तो देखिए जो आपका प्रश्न है मेरे प्यारे, देखिए यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी हो, जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है क्या है? वी है। तो सेल का इसमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। 2 इंटू ई माइनस वी अपान आर, 2 इंटू ई माइनस वी इंटू आर अपान वी, ई माइनस वी इंटू आर अपान वी, या ई माइनस वी आर अपान 2v। तो इस तरीके के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या निकल कर आएगा आपका, ई माइनस वी इंटू आर अपान वी। इस तरीके का ऑप्शन में आपके ये निकल कर आएगा। चलिए आगे बात करके आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको बताने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरीके से वॉच करना पड़ेगा, ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपको जो प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या दिया है कि एक प्राथमिक सेल का वैद्युत वाहक बल, ठीक है। जो एक प्राथमिक सेल का वैद्युत वाहक बल है कितना है? 2.4 वोल्ट है। यानी कि इसमें क्या करा है कि एक प्राथमिक सेल का जो वैद्युत वाहक बल है कितना है? 2.4 वोल्ट है। इस सेल को जब लघुपथित कर देते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 4 एम्पीयर वैद्युत धारा प्राप्त होती है। कितने की? 4 एम्पीयर की वैद्युत धारा हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए इसमें आपके 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, 60 वोल्ट, 60 ओम, 1.2 ओम, 4 ओम या 0.6 ओम। देखिए इसमें आपका जो वैद्युत वाहक बल ई होगा V प्लस आई आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा I इंटू आर प्लस
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के आपके जो प्रश्न है इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तब देखिए लघुपथित करने पर परिपथ में आर शून्य होगा। क्या होगा? आर क्या हो जाएगा हमारा? शून्य हो जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अर्थात r बराबर 0 अगर रख देते हैं तो वैद्युत वाहक बल E इक्वल टू आई आर हो जाता है इस तरीके से। तो देखिए जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकल कर आएगा R बराबर E अपान आई आएगा, यानी कि 2.4/4। टोटल क्या निकल कर आएगा? 0.6 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यदि संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा, यानी कि यदि संतुलित व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा कितनी है, यानी कोई अगर संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है उसकी प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध कितना हो? आर हो। ठीक है, उसकी जो प्रत्येक भुजा हो क्या हो? आर हो, यानी प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध, भुजा का भी जो भुजा तथा धारामापी का जो प्रतिरोध है दोनों क्या है? आर हैं। तब बैटरी को जोड़ने पर सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा? तब उसमें अगर हम बैटरी को जोड़ देते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उसका जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इस तरीके का प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आपको क्या दिए हैं? R 2R, R/2, R/4, इस तरीके का ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो देखिए A B C D, ठीक है, आपको एक व्हीट स्टोन सेतु बन गया है। अब इस व्हीट स्टोन सेतु में आपको क्या मिलेगा? देखिए आपको ACB के बीच प्रतिरोध, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ACB इसके बीच अगर प्रतिरोध आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2R, क्योंकि यहाँ सीरीज में आपका बन रहा है तो सीरीज में जो होता है जो प्रतिरोध होते हैं हमारे वहाँ ऐड हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ADB की बात करते हैं। ADB में देखिए R प्लस R प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यदि A व B के बीच कुल प्रतिरोध R' हो, तो अगर हम कह दें कि ए और बी के बीच जो प्रतिरोध है, नया प्रतिरोध जो निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है? R' निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो 1/R' बराबर क्या हो जाएगा? 1/2R प्लस 1/2R इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ए तथा बी के बीच प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R' बराबर R। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करती रहनी है। तो आप हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, तो आपको एक बेहतर जो कम्बिनेशन है बन सकता है और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी हो सकती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको एक बेहतर तरीके से, ठीक है, बेहतर तरीके से आपको एक जो हमारा वीडियो होता है उसी तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करें। देखिए इसमें आपको अगला जो प्रश्न है, अगला इसमें जो पॉइंट है क्या है कि यदि ए व बी के बीच जो कुल प्रतिरोध कितना R' है, यदि ए व बी के बीच प्रतिरोध कितना निकल कर आ रहा है? R' है, तो 1/R' बराबर 1/2R प्लस 1/2R। टोटल क्या हो जाएगा? R' बराबर R के बराबर हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेनी है, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसी तरीके का आपको पढ़ाई करती रहनी है और अच्छी तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले, ठीक है, तो क्या है इसमें 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले विभव मापी के तार में 2 ml एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें विभव मापी की प्रवणता पूछा है। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में क्या है कि 2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, 2.5 × 10⁻² वोल्ट प्रति मीटर, 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर या 2.3 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरीके के प्रश्न है आपके। तो देखिए अब इसको निकालेंगे कैसे? यदि विभव प्रवणता K = I × ρ हो, तो जहाँ I क्या है? हमारी धारा है 2 × 10⁻³ एम्पियर, और तार की जो एकांक लंबाई का प्रतिरोध है ρ = 5/5, यानी कि 1 ओम प्रति मीटर है। क्या है? 1 ओम प्रति मीटर है। तो देखिए यहाँ से अगर आपकी हम बात करेंगे ρ = R/L, ρ = R/L से अगर हम निकालते हैं, देखिए आपको आंसर मिलाते रहना है और यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लीजिए। अब आगे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करने पर देखिए मेरे पेट में क्या मिलेगा? K = सारा मान यहाँ पे रख देंगे 2 × 10⁻³ इंटू ρ का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ से ये इसका मान निकल जाएगा, K का मान
2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके बाद हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऐसे प्रश्न जो हैं आपको 2 नंबर कन्फर्म तरीके से देकर जाते हैं जो आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे पर। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो देखिए क्या है कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक, ठीक है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच, जैसे मान लीजिए कोई सेल है उसके दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, सेल के आंतरिक वैद्युत धारा के प्रवाह में, जो सेल का आंतरिक धारा के प्रवाह में धारा आयनों का उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी सेल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक का प्रवाह होता है, जैसे कोई सेल है उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक का प्रवाह होंगे तो एक इंटरनली जो होता है आवेश को प्रवाहित करने में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। उसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से समझते रहना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है कि एक सेल का वैद्युत वाहक बल, जो एक सेल है, एक सेल का वैद्युत वाहक कितना बल है, 2 वोल्ट है। तो एक सेल का जो वैद्युत वाहक बल है कितना है, 2 वोल्ट है। तो इस कथन से आपका क्या तात्पर्य है? अगर हम कह दें कि एक सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट है, तो इस कथन से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी बात करेंगे हम। तो इसका अर्थ है कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 2 वोल्ट है। इसका अर्थ क्या है कि अगर सेल द्वारा हम ऊर्जा कितना देंगे, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है, 2 वोल्ट के बराबर होगी। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का धारा नियम। ये लगभग हर एक एग्जाम में आपके पूछा जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न पढ़ना आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्नों से न्यूमेरिकल बहुत सी आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? तो किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0। अभी इसकी जो नियम है, इस नियम के आगे बात करेंगे, इस नियम में क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है क्या होता है, 0 होता है। सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। आगे बात करेंगे आपको। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है? तो व्हीट स्टोन सेतु की जो सर्वाधिक सुग्राही होने की जो शर्त है वो क्या है, आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको आपको सॉल्व करना है तो पहले व्हीट स्टोन सेतु को पढ़ना होगा, उसमें जो इसकी जो संभावनाएं हैं कैसे बनेंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करते रहना है, लाइक भी करते रहना है, कमेंट भी करते रहना है। अगर आपको पढ़ने में मजा आ जाए तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको SKM स्टडी की टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है, जहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको ये PDFs को डाउनलोड करके पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कुछ समय गंवाए हुए। व्हीट स्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है? तो व्हीट स्टोन सेतु की जो भुजाओं में लगे चारों ओर प्रतिरोध, ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में लगे चारों ओर प्रतिरोध जब एक कोट के होते हैं, क्या होते हैं, जब एक कोट के ही होते हैं तो सर्वाधिक सुग्राही होता है। जो प्रतिरोध हमारे लगे होते हैं, चारों प्रतिरोध जो लगे होते हैं व्हीट स्टोन से, तभी आगे आपको यो ही बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं यानी प्रतिरोध लगे होते हैं, वो अगर चारों जो प्रतिरोध है एक ही कोट के हों, ठीक है, कितने कोट के हों, एक ही कोट के हों, तब यहाँ सर्वाधिक सुग्राही माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत की शर्त को लिखिए। तो व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन सिद्धांत, संतुलित अवस्था में देखिए जो संतुलन का सिद्धांत है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में, जो व्हीट स्टोन सेतु है उसकी संतुलित अवस्था में भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध निम्न है। तो भुजाओं के जो प्रतिरोधों का संबंध है वह निम्न है। तो यहाँ पे देखिए P/Q बराबर R/S, क्या हो जाएगा, P/Q बराबर R/S। तो ये जो हमारा संबंध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। ठीक है,
देखिए जो अगला प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आपको पूछा जाएगा, विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है। जो विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, यथार्थ क्यों होता है। यथार्थ का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो होता है यथार्थ होता है, यानी कि उसकी जो सुग्राह्यता होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जिसकी इसमें बात करेंगे, क्योंकि यथार्थ मतलब क्या होता है, सत्य होता है। यानी कि जब विभव मापी से कोई वोल्टेज हम मापते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आता है, ठीक है। यानी क्योंकि विभव मापी से पाठ्यांक तब लिया जाता है जब परिपथ में परिणामी धारा क्या हो, शून्य होती है। यानी कि जो यथार्थ है इसका मतलब क्या है कि जब परिपथ में धारा क्या हो, पूर्णतः क्या हो, शून्य हो, तब वहाँ पर क्या मान पाया जाता है कि विभव मापी में पाठ्यांक लिया जाता है। अब आगे बढ़कर, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है। सेल क्या होता है, खुले परिपथ में होता है, तथा यह अनंत प्रतिरोध की आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य होता है। ठीक, क्या होता है यहाँ, यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के क्या होता है, तुल्य होता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें जो फिगर है, फिगर्स आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए बात क्या करेंगे कि ए बी विभव मापी का तार है। ए बी क्या है, विभव मापी का जो है तार है। यहाँ पे देखिए जो ए बी होगा वो आपका विभव मापी का क्या है, तार है। यहाँ से मान लीजिए ए बी है ये, ठीक है, क्या ए बी है, विभव मापी का तार है। यदि आर मान बढ़ता है, जो इसका आर है, आर का मान बढ़ता है, तब संतुलन बिंदु जे किस दिशा में खिसकेगा। संतुलन बिंदु जे है किस दिशा में खिसकेगा, ठीक है, किस दिशा में खिसकेगा आगे हम बताते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, आर का मान बढ़ने पर, जो आर का मान है, यदि हम आर का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या होता है, घटता है। यदि यहाँ पे देखिए जो आर का मान हम बढ़ा देते हैं तो धारा का मान क्या होगा, घटता है, तथा विभव प्रवणता भी घटती है। क्या होती है, विभव प्रवणता भी क्या होती है, घटती है, तथा संतुलन लंबाई बढ़ जाती है। जो संतुलन की लंबाई है वो हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। अतः जे बी की ओर विस्थापित हो जाता है। जो जे है वो बी की ओर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया और अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आपको लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की भी बात करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको बस लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि आगे जो प्रश्न आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, क्योंकि आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे हम उतनी अच्छी से अच्छी चीज़ें देने का आपके लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। जो सेल का वैद्युत वाहक बल है उससे क्या तात्पर्य है, किसी वोल्ट मीटर से सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों नहीं मापा जा सकता है। यानी कि अगर हम विभव मापी से जो होता है, विभव मापी का जो सेल का वैद्युत वाहक बल है बहुत ही यथार्थ मापा जाता है। यही बात करते हैं अगर हम वोल्ट मीटर लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं, तो सेल का वैद्युत वाहक बल जो होता है इसे यथार्थ क्यों नहीं मापा जा सकता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि सेल का वैद्युत वाहक बल, ठीक है, सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न था आपका, किसी वोल्ट मीटर से सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों नहीं मापा जा सकता है, इसकी बात करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए सेल का वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, पहले इसकी बात कर लेते हैं और फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी आपके आगे बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वह न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सेल का वैद्युत वाहक बल खुले परिपथ में, यदि किसी परिपथ का खुला हो परिपथ में, सेल के सिरों के मध्य, ठीक है, सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, यानी खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर, विभव मतलब क्या होता है कि जो हमारा इसे किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो विभव होता है, यानी कि जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, विभव कहते हैं। तो जो अंदर विभव उत्पन्न हो रहा है हमारा, ठीक है, उसका जो अंतर है
वो सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न है आपके। आगे बात करेंगे, यदि किसी परिपथ में, अगर कोई परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर, Q आवेश अगर हम प्रवाहित करने पर सेल को W जूल कार्य करना पड़े। ठीक है, यदि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने पर सेल को W जूल कार्य करना पड़े तो सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होगा, वैद्युत वाहक बल क्या होगा, E बराबर W/Q होगा। क्या होगा, E बराबर W/Q होगा। इस तरीके के प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें आगे और क्या चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या है कि इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, जूल प्रति कूलाम या क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको समझ लेना है। अब आगे देखिए क्या कहा है कि यदि W बराबर 1 जूल हो और Q बराबर 1 कूलाम हो तो E बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। जाहिर सी बात है। अब देखिए इस चीज़ की परिभाषा क्या निकल कर आती है, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, यदि किसी परिपथ हम क्या करेंगे, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर देंगे, एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, यानी कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। मतलब अभी आपको हमने बताया E बराबर W/Q होता है। यदि W बराबर 1 रखें, Q बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, टोटल 1 आएगा, 1 वोल्ट आएगा। यदि हम किसी परिपथ में क्या रखें, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, किसी परिपथ है, कोई परिपथ है, अगर उसमें 1 कूलाम आवेश हम प्रवाहित कर रहे हैं तो उसको प्रवाहित करने में क्या हो, दी गई ऊर्जा किसके बराबर हो, 1 जूल के बराबर हो तो सेल का वैद्युत वाहक बल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न है आपके। तो देखिए वैद्युत वाहक बल प्रत्येक सेल का एक लाक्षणिक गुण होता है। जो वैद्युत वाहक बल होता है प्रत्येक सेल का एक क्या होता है, लाक्षणिक गुण होता है। वैद्युत वाहक बल के सही मापन के लिए, जो वैद्युत वाहक बल है उसका सही मापन के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होता है, प्रयुक्त यंत्र का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। यदि जिस यंत्र से हम क्या करते हैं, वैद्युत वाहक बल को मापते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उस जो हमारा यंत्र है उस यंत्र का जो प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। अब देखिए परंतु वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है अनंत नहीं है। जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो अनंत नहीं होता है, इसलिए वोल्ट मीटर द्वारा वैद्युत वाहक बल का सही मापन नहीं किया जा सकता है। दोनों प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। मतलब क्या था इसमें कि देखिए जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसमें जो प्रतिरोध लगा होता है उसका मान अनंत नहीं होता, लेकिन जो विभव मापी में जो हमारा रेजिस्टेंस लगा होता है मेरे प्यारे जो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है, इसलिए इससे जो होता है जो विभव मापी है इससे वैद्युत वाहक बल मापा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करेंगे आपको अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको बस हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है और 1000 लाइक का टारगेट इसमें रखा गया है। तो आप लोग आशा करते हैं इसको जरूर पूरा करेंगे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या करा है कि यदि सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है, कोई सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दे दिया, R है। तो R प्रतिरोध में कुछ समय तक, यदि R प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है, यानी R प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है तो एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतनी समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा क्या होती है, प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो, यदि दोनों प्रतिरोधों में क्या हो, जो ऊष्मा है, उत्पन्न जो ऊष्मा है क्या हो, समान हो, तब सिद्ध कीजिए कि R बराबर R1 √R1 × R2। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करके आपको हम बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, व्यय शक्ति, जो इसमें व्यय शक्ति है, व्यय शक्ति क्या है कि I² R बराबर क्या है, E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R। तो जो हमारा इंटरनल करंट है क्या निकल कर आएगी, E/R प्लस R। इसी तरीके से देखिए आपको ये कहाँ से आया, हम आपको बताते हैं I = E/R
आर प्लस आर आप पढ़े होंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर पढ़े होंगे। ये आपको करंट निकल कर आती है जो आंतरिक करंट होती है हमारी, ठीक है। आंतरिक सेल का जो आंतरिक करंट होती है वो इंटरनली करंट आपको निकल कर आई है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ई अपान, अब देखिए जो दोनों है उसको बराबर करेंगे, ई अपान आर वन प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर वन बराबर ई अपान कैपिटल आर टू प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर टू। तो इस प्रश्न से आपको ये दो समीकरण बना लेना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर हैं। तो ये देखिए क्योंकि बराबर है, क्योंकि जो यहाँ पे उतने ही समय धारा क्या होती है, समान प्रवाहित होती है, क्या होती है, समान धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से निकल जाएगा समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोनों समीकरणों क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे इस तरीके से। तो अब आगे आपकी बात करते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखिए आगे क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, अगर हम इस समीकरण को तोड़ते हैं, ठीक है, अगर इस समीकरण को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं तो किस तरीके से टूटेगा हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका नीचे आएगा क्या आएगा हम आपको बताते हैं। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो मेरे पेरेंट क्या हो जाएगा, जो ई है तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आर वन प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा, ई टू का होल स्क्वायर यानी कि ई का होल स्क्वायर अपान कैपिटल आर टू प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस आर इंटू आर टू, क्या हो जाएगा, इंटू आर टू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपको हो जाएगा, यानी कि ई स्क्वायर से ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि इसको उधर गुणा करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर टू, ठीक है, आर टू इंटू आर वन प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर बराबर आर वन, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ये वाला इधर आएगा यानी कि आर वन इंटू आर टू, ठीक है, आर टू प्लस आर का होल स्क्वायर वहीं यहाँ पे आया है। इन दोनों समीकरणों को अगर खोल देते हो तो यही चीज़ हमें मिलने वाली है। अरे देखिए जी ये उल्टा हो गया जिसको आपको सीधा कर लेना है। देखिए अगर यहाँ पे देखिए आर वन है तो आर वन का जो मल्टीप्लाई होगा इस आर टू वाले से होगा, ठीक है, आर टू वाला यहाँ चलाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आर टू है आर टू वाले का मल्टीप्लाई आर वन प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर से होगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आर वन यानी कि अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर टू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस टू आर, ठीक है, आर टू यहाँ से भी हो जाएगा आर वन प्लस आर का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आर वन का स्क्वायर प्लस इसका स्मॉल आर स्क्वायर प्लस टू आर वन इंटू आर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टू का होल स्क्वायर इंटू आर वन, आर टू का स्क्वायर इंटू आर वन प्लस आर वन इंटू आर का स्क्वायर प्लस टू आर वन इंटू आर, ये हो जाएगा आर वन का स्क्वायर इंटू आर टू प्लस आर टू का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस टू आर वन इंटू आर। अब देखिए क्या हो जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए एक पद आपका और कैंसिल होगा, यहाँ से देखिए कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है। अगर कॉमन की बात करते हैं आपको, ये दोनों समीकरण को इसको इधर ले आ लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आर स्क्वायर है यहाँ भी आर स्क्वायर है, इसको इधर ले आ लेंगे और इसको उधर भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको एक बार सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ से अगर लेंगे तो आर वन का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे यानी कि आर वन का स्क्वायर आर टू, ठीक है, माइनस आर टू का स्क्वायर इंटू आर वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर कॉमन है तो क्या हो जाएगा आर वन माइनस आर टू हो जाएगा। इसमें देखिए आर वन इंटू आर टू कॉमन है तो आर वन माइनस आर टू हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए बात क्या करेंगे, आर वन माइनस आर टू से आर वन माइनस आर टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए अब क्या करेंगे, अब आगे हमें क्या करना है, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर वन इंटू आर टू, क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर वन इंटू आर टू।
तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है तो आपको हमारे चैनल यस की एम स्टडी से जुड़ जाना है, और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आपको जो भी आप अचीवमेंट्स करना चाहते हैं लाइफ में, अपने लाइफ में अचीवमेंट्स कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल रही हैं। पीडीएफ के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करवाई जा रही है, आपको पीडीएफ ज़रूर मिलेगी। अगर इससे क्या होता है कि आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है, तो आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने साथियों को जोड़ना है, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके। ठीक है। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम समुचित आरेख बनाकर समझाइए। जो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम हैं उनको आपको आरेख बनाकर समझाना है, यानी कि आपको चित्र के सहायता से उसको समझाना है। क्वेश्चन आपको हूबहू ऐसे ही पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको बस समझने की ज़रूरत है, हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। इसका न्यूमेरिकल्स आपको हमने करवा रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको वॉच भी कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, प्रथम नियम की बात करते हैं, संधि का नियम। प्रथम नियम क्या है हमारा, संधि का नियम है। तो देखिए, संधि का नियम क्या होता है कि जो हमारी करंट होती है एक संधि पर आकर मिलती है। सारी करंट, चाहे आने वाली करंट हो या जाने वाली करंट हो, अगर कोई संधि है तो वहाँ करंट या तो आएगी या तो जाएगी। अब इसी के आधार पर आपको नियम को समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं इस तरीके से प्रश्न जो आएंगे कैसे आएंगे और आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। देखिए, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, संधि का नियम है। देखिए, इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर, ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। मतलब क्या है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, आपका कोई संधि दिख रही है, कोई चित्र दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पॉइंट ओ है, ये क्या है, एक संधि है। क्या है, एक संधि है हमारी, क्या है, एक संधि है। यहाँ आप देखिए I2, I1, I3, I5, I4, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे तो देखिए, अगर हम जाने वाली करंट, अगर संधि से दूर जाने वाली करंट की बात करेंगे, संधि से दूर जाने वाली करंट, ठीक है, दूर जाने वाली करंट, ठीक है, दूर जाने वाली करंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम उसको निगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, और संधि की ओर आने वाली करंट, संधि की ओर आने वाली करंट, ठीक है, ओर आने वाली करंट, तो उसको अगर हम प्लस लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो इस चित्र में अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जो करंट है I1, अगर यहाँ संधि की ओर आ रही है, अगर यहाँ संधि की ओर आ रही है तो उसे हम किस करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि प्लस I1 हो जाएगा। अब देखिए, I2 की बात करते हैं, ये संधि से हमारी दूर जा रही है। अगर ये करंट दूर जा रही है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या लेंगे, हम निगेटिव साइन रखेंगे, यानी कि -I2, ठीक है, क्या लेंगे, -I2 लेंगे। अब देखिए, I3 की बात करते हैं, अगर I3 को हम देखते हैं तो I3 देखिए संधि की ओर आ रही है, कहाँ आ रही है, संधि की ओर आ रही है, तो इसे हम क्या लेंगे, इसे हम लेंगे प्लस, यानी कि प्लस I3 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। I4 की बात करते हैं, I4 भी संधि की ओर आ रही है तो इसे भी प्लस I4 रखेंगे। और देखिए, ये जो करंट है हमारी संधि से दूर जा रही है तो यह क्या हो जाएगी, -I5 हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, I1 प्लस I4 प्लस I3, ये जो करंट है हमारी क्या है, ये जो करंट है प्लस है, इसको इधर ही रखेंगे। और जो हमारी ये करंट है I5 और I2, ये संधि से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपकी निगेटिव है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरीके का आपको प्रश्न सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं सेकंड नियम क्या है, जो किरचॉफ ने अपना सेकंड नियम दिया। इस टाइप पे जो नियम है, इनका नियम हमने न्यूमेरिकल से भी कराया है, इनका नियम का डेरिवेशन से भी कराए हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को वॉच करनी है। ठीक है, सारे वीडियोस को देखना है, कोई वीडियो छोड़ना नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको पढ़ाई करने के मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, द्वितीय नियम की बात करेंगे, लूप का नियम। द्वितीय नियम क्या है, लूप का नियम है।
किसी परिपथ में, ठीक है, कोई परिपथ है हमारा। परिपथ का मतलब क्या हो गया कि जहाँ से हमें जो इलेक्ट्रिक करंट है, हमारी जो करंट है वो आसानी से फ्लो हो सके, यानी कि आसानी से क्या हो गया, प्रवाहित हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। अगर उसमें वैद्युत प्रवाहित हो रहा है तो वैद्युत परिपथ, ठीक है। और इसे आपको जनरली आप जानते होंगे, जैसे कोई पाइप है, पाइप से क्या हो रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है, तो जो हमारा होता है जल का परिपथ वहाँ पे बना देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है वहाँ पे वैद्युत परिपथ बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में यदि कोई परिपथ है उसमें हमारी करंट प्रवाहित हो रही है तो वो बंद पास बन रहा है। क्या बन रहा है, बंद पास बन रहा है। तो विभिन्न भागों में जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है वह हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके आधार पर हम आपको निकाल कर बताते हैं। देखिए, जिसमें यहाँ पे जो हमारा प्रतिरोध है और इसके साथ जो करंट है, ये करंट हमारी है, इनका जो गुणनफल होगा, समस्त इनका जो गुणनफल होगा और समस्त इनमें जो विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो रहे हैं इनका जो योगफल होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब इस पे देखिए, इसको प्रूफ कैसे करते हैं आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस नियम के अनुसार, अब इस नियम के अनुसार क्या करेंगे कि इस नियम को प्रयुक्त करते समय धारा की दिशा चलने पर दिशा व इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो जो संगत प्रतिरोध होगा हमारा उसे क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है। जो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल होगा वो धनात्मक लेते हैं। तथा सेल का वैद्युत अपघट्य जो होगा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं। तो जो अगर हम जो हमारा वैद्युत सेल है उसकी अगर ऋण इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो उसे हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। आप धनात्मक को याद रखिएगा, अभी हमको बताते हैं, ठीक है। अभी आपको हम चित्र में समझा देते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, जो हमारा देखिए प्रतिरोध है, धारा का गुणनफल है। अगर हम देखिए जिस बंद पास की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे बंद पास की बात करते हैं तो देखिए, जो धारा हमारी अगर यहाँ से ए बी डी और सी और पुनः ए पर आ जाएगी, एक बंद लूप हमारा बन जाएगा। बंद पास फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो होगा, अगर धारा जो हमारी है, यहाँ पे जो धारा दी गई है इस धारा की बात करते हैं तो इस धारा में देखिए, अगर जो धारा है ये धारा और जो प्रतिरोध का गुणनफल है इस धारा की दिशा में होगा तो इसे हम क्या लेंगे, धनात्मक लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर लेंगे तो R1 I2 धनात्मक लेंगे, ठीक है। अब यहीं बात करते हैं, जो हमारा वैद्युत वाहक बल लगा है यहाँ पे ऋणात्मक से अगर प्लस की ओर चलते हैं तो इसका जो साइन होता है हमेशा प्लस लेंगे। बस यहीं आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसमें बात करते हैं, यहाँ पे देखिए धारा हमारी विपरीत दिशा में हो गई। हम चले थे इस तरफ से, हम आ गए इस तरफ, तो धारा हमारी क्या हो गई, विपरीत हो गई। अब विपरीत हो गई तो यहाँ पे -E2 रखेंगे, ठीक है। और जो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है इसको भी निगेटिव रख लेंगे। इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, I1 R1 -I2 R2 E1 -E2, ये समीकरण 3 होगा, ठीक है। अभी देखिए, अब बंद पास 1 के लिए हम बात करते हैं। बंद पास 1 में जो हमारा समीकरण आएगा वो क्या आएगा, हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, बंद पास 1 की बात करेंगे तो I1 R1 क्या हो जाएगा, प्लस I1 R1, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं थोड़ा, I1, ठीक है, R1, ठीक है, प्लस, अब देखिए इधर आएंगे तो I2 R2 -I2 R2 हो जाए, क्योंकि धारा के हम विपरीत दिशा में आ गए, बराबर। यहाँ से देखिए, यहाँ पे प्लस E1 होगा, अब यहाँ पाएंगे माइनस तो -E2 हो जाएगा। समीकरण यहीं पे हमें क्या बनाया था, 3 बनाया था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब पास सेकंड में, ये पास फर्स्ट था, पास सेकंड की बात करते हैं। इसमें देखिए हम ऐसे चल रहे हैं तो I2 R2 यानी कि प्लस I2 R2, अब इधर जाएंगे तो ये भी धारा की दिशा में ही है तो प्लस I1 I2। देखिए यहाँ जो करंट है हमारी कितना, I1 I2 है, तो इंटू R3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस
E2 हो जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही समीकरण हमारे ऊपर बने थे, इसको समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो समीकरण आपको बताया वही समीकरण ये दिए हुए हैं, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू RT बराबर E3। ये समीकरण 3 और 4 हैं। तो इन समीकरण को हल करके हम I1 I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर भी आधारित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे किरचॉफ का वोल्टता का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम भी इसे कहते हैं। जो अगला प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी PDF आपको SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखिए व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ, जो व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ है, चित्र खींचकर उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए। यानी हमने आपको जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बताया था P/Q बराबर R/S, उसी का हमें यहाँ पे प्रूफिंग करना है। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु का कि जब व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो किस तरीके का जो समीकरण है हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। तो यहाँ से देखेंगे व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की बात करेंगे। देखिए व्हीट स्टोन सेतु में प्रतिरोध PQR तथा S श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे देखिए जो व्हीट स्टोन सेतु है PQRS जो है ये समस्त प्रतिरोध किस में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। आगे बात करते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, जोड़े गए हैं, आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, जोड़े गए हैं तो जोड़कर किसी वर्ग आकृति में संयोजित किया जाता है। इसको एक वर्ग की आकृति देकर संयोजित कर देते हैं। जब व्हीट स्टोन सेतु में चतुर्भुज ABCD रूप में जुड़े प्रतिरोध के मान इस प्रकार संयोजित किए जाएं कि सेल कुंजी K1, कुंजी हमारी क्या है K1, ठीक है, कहाँ है ये K1, ठीक है, हमारी K1 कुंजी यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी K1 कुंजी। ठीक है, K1 तथा धारामापी की कुंजी K2 दोनों बंद करने पर, अगर इन दोनों कुंजी को अगर हम बंद कर देते हैं, बंद करने पर आगे क्या होगा, बंद करने पर, ठीक है, तो बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त न हो। तो इस धारामापी में जो विक्षेप है कोई विक्षेप प्राप्त न हो। देखिए जैसे यहाँ पे जो धारामापी है इस तरीके का ही रहे, इसमें कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, तो इस दशा में सेतु संतुलित कहा जाता है। इस दशा में क्या होता है, सेतु होता है हमारा संतुलित कहा जाता है। सेतु अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो P/Q बराबर R/S होगा, समीकरण नंबर 1। अब देखिए किरचॉफ के नियमों द्वारा सूत्र की स्थापना कीजिए। अब किरचॉफ के नियम का उपयोग करके हम इस सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ के नियम द्वारा ABDM, देखिए ABDM इस लेते हैं, इसको लेंगे। देखिए धारा के विपरीत दिशा में अगर हम ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऐसे चलेंगे तो I1 इंटू P धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हो गया। फिर यहाँ से इसकी बात करेंगे, प्लस धारा के दिशा में चलेंगे तो 0 इंटू जी हो जाएगा। आगे हम यहाँ पे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा R2 इंटू R बराबर 0। अभी आपको हमने ये फार्मूला बताया है। तो यहाँ से G धारामापी का प्रतिरोध तथा संतुलित अवस्था में इसमें धारा क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकल कर आया, I2 इंटू P बराबर I2 इंटू R, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा समीकरण नंबर क्या बना था, 1 ये बना था, समीकरण नंबर 2 ये बन गया। तो अब आगे बात करते हैं, आपको सबको समझाने का प्रयास करते हैं। अब इसी प्रकार जो लूप सेकंड है उसको भी लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1Q बराबर I2, यह समीकरण नंबर 3 मिल जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 से विभाजित करते हैं तो क्या मिलने वाला है, देखिए I1 अपान I1, I2 अपान I2, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, P/Q बराबर R/S, और P/Q बराबर R/S यही हमें ज्ञात करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, सर आंकिक प्रश्न कराइए। हमने आपको आंकिक प्रश्न भी कराए जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, देखिए आंकिक प्रश्न क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, यदि कोई वैद्युत परिपथ है उसमें 2 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करते हैं। यदि किसी परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, वो धारा कितने समय तक, 5 समय तक, यानी 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 12 जूल कार्य किया, सेल द्वारा कितना 12 जूल कार्य किया जाता है। तो सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है,
अब देखिए इसमें हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, परिपथ में जो आवेश होगा प्रवाहित, जो आवेश होगा Q बराबर IT होता है, ये फार्मूला आपको मालूम होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें धारा कितनी है, 2 एम्पियर दी है, T बराबर 5 मिनट दिया है, T बराबर कितना दिया है, 5 मिनट दिया। 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। कितना, 60 सेकंड होता है। तो 5 × 60 बराबर क्या हो जाएगा, 300 सेकंड। क्या हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं आगे, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे Q बराबर IT से निकालेंगे तो Q बराबर IT कितना है, Q बराबर IT यहाँ देखिए 2 × 5 × 60 यानी कि 600 गुलाम हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 600 गुलाम हो जाएगा। अब विद्युत वाहक बल का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, E बराबर W/Q। W का मान कितना है, 1200, और जो हमारा अभी समय आया सब क्यों, आवेश कितना आया, 600 कूलम आया। यहाँ से काट देंगे और यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी कि 0 2 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 यानी कि 6 2 12, और यहाँ पर 2 वोल्ट के बराबर आंसर आपका आ जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आपका जो प्रश्न है अगला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल था 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोध से संयोजित किया जाता है, संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि एक विद्युत वाहक बल कितना है, 5 वोल्ट है, तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, यानी जो हमारा विद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट है, और उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है कितना है, 3 ओम है। ठीक है, तो बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है, कोई प्रतिरोधक है जिससे उसे संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में जो इंटरनली हमारी धारा है 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान निकालना है, यानी कि हमें कुल मिलाकर कैपिटल R का मान निकालना है, जो प्रतिरोध हम जोड़ते हैं बाहरी तरीके से। हम फार्मूला हमें मालूम होगा, I बराबर E/स्मॉल स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I बराबर कितना दिया है, 0.5 एम्पियर, और E बराबर 12 वोल्ट, R बराबर 3 एम्पियर। यहाँ सारा मान रख देंगे तो R + 3 बराबर हो जाएगा 12/0.5। R + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, 24, यानी कि R बराबर 21 ओम। क्या हो जाएगा, 21 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है। देखिए आप लोग देख लेना, इसमें क्या क्या दिया है, E1 बराबर 18 वोल्ट, R1 बराबर 2 ओम, और R2 बराबर 1 ओम, E2 बराबर 12 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया क्या है, E बराबर 18 वोल्ट, E2 बराबर 12 वोल्ट, और R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 1 ओम। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बराबर E1 R2 + E2 R1/R1 + R2। यहाँ से सारा मान रख देंगे और निकल कर आएगा 14 वोल्ट निकल आ जाएगा। देखिए E1 का मान 18 है, R2 का मान 1 है, और E2 का मान 12 है, R1 का मान कितना है, 2 है, और नीचे R1 + R2 1 + 2 बराबर 14 वोल्ट हो जाएगा। E इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 14 वोल्ट। यहाँ से आपको निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। एक विभवमापी के तार AB की लंबाई 2 मीटर है। जो विभवमापी का तार है AB की लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। चित्र के अनुसार नगण्य आंतरिक प्रतिरोध तथा जो चित्र के अनुसार जो आंतरिक प्रतिरोध है, जो नगण्य है, तो आंतरिक प्रतिरोध था 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल तार AB के बीच जोड़ी गई है। तो ज्ञात कीजिए, पहला बाद में क्या ज्ञात करना है, तार की प्रवणता ज्ञात करना है, तार की विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। उसके बाद आदर्श वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालना है जब BC बराबर कितना हो, 80 सेंटीमीटर दिया हो। यहाँ देखिए BC हमारा कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 मीटर हमारा क्या दिया है, जो 2 मीटर है वो AB की लंबाई होगी। ठीक है, पूरा AB की लंबाई कितना है, 2 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करेंगे, आपको समझाते हैं। 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा। अब देखिए यहाँ पे विभव मापी के तार की विभव प्रवणता जो निकल कर आएगी, R बराबर V/L, यानी कि 4/120 × 10⁻², यानी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालेंगे तो V डैश बराबर K XL डैश, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 3.33
80 इंटू 10⁻², इसको हम कितने में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो यहाँ बी डैश क्या निकल कर आएगा, 2.664 वोल्ट निकल कर आएगा। तो मेरे प्यारे वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। और आपको अच्छी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप SKM स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।